नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही तैयारी। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी निरंतर आपकी तैयारी में प्रयासरत है और प्रयास कर रहा। प्रतिदिन एक या दो वीडियो जा रही है, लेट ही सही। मैं जान रहा हूं कि आज का जो समय है वो सोने का नहीं, आप सो नहीं रहे होंगे। तुरंत आपके पास एक अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण चैप्टर कर प्रणाली, करों का वर्गीकरण, करों के प्रकार, जो भी एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, इससे 50 से 60 क्वेश्चन अभी तुरंत 40 से 50 मिनट के अंदर सेंड हो रहा है। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और अपने मन से पढ़िएगा, जांचिएगा कि इस टॉपिक में आपकी तैयारी कितनी है और क्या क्या छूटा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। मुझे पता है कि आपका एक एक पल महत्वपूर्ण है। आपसे बस एक गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। धीरे धीरे ही सही एग्ज़ाम टाइम एकेडमी का परिवार बढ़ रहा है, इसमें आप सबका बहुत बड़ा सहयोग है और सहयोग को बनाए रखिएगा। हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे और हमें आप धीरे धीरे सहारा देकर ऊपर लेके आइएगा। तो चलिए एक दूसरे के सहारे बनते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक अर्थशास्त्र में कर प्रणाली का। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लगा है, जबरदस्त क्वेश्चन है कि मांग की लोच। ये लोच का प्रश्न नहीं है, लोच का प्रश्न पहले ही पढ़ चुके हैं। लोच अगर आपको बढ़िया से समझ में आई होगी तो इस प्रश्न का जवाब एकदम जबरदस्त दे पाएंगे। कह रहा है कि मांग की लोच अधिक होने पर करापात अधिक होगा, मतलब कर का प्रभाव अधिक किस पर पड़ेगा। आप सोचिए, मांग की लोच इसने कहा है। मांग की लोच अधिक होने पर, मतलब मांग की लोच क्या है? अगर थोड़ा सा कीमत में परिवर्तन हो तो मांग भी परिवर्तित हो जाती है, यानी मांग की लोच अधिक है। तो जब मांग की लोच अधिक होती है तो उसमें होगा क्या कि जब थोड़ा सा भी कर की मात्रा उस पर डाली जाएगी तो तुरंत वो वस्तु बिकेगी नहीं। वो वस्तु बिकेगी नहीं क्योंकि कर लगाने पर वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तब टोटल भार कौन वहन करेगा? अधिक भार किस पर होगा? विक्रेता पर होगा। किस पर होगा? विक्रेता पर होगा। जबरदस्त प्रश्न है, ठीक समझिएगा और आंसर को लगाइएगा। बी आंसर आपका सही होगा, विक्रेता पर प्रभाव पड़ेगा। अगर यही कहीं प्रश्न बदल देता, कहता पूर्ति की लोच, ठीक है, क्या है? पूर्ति की लोच अधिक है या मांग बेलोच है, कहता मांग बेलोच है। मांग क्या है? बेलोच कह देता है। बेलोच है तो कर का भार कौन किस पर पड़ेगा? तो क्रेता पर पड़ता। कर का भार क्रेता पर पड़ता। समझ में आई बात? क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए। हाँ, कुछ भी मत छोड़िए, टॉपिक वाइज रिवीजन चल रहा है एग्जाम टाइम एकेडमी पर। करेक्ट। और आपका तैयार हो रहा है 120 नहीं, 100 प्रश्न का अर्थशास्त्र और भूगोल, 100 प्रश्न का तैयार करवा रहे हैं और हम लोग उसको मैराथन में लाइव आकर हल करेंगे। आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास करिएगा यूट्यूब पर लाइव, ठीक है। डायरेक्ट आपका कमेंट भी सामने होगा, आप भी सामने होंगे और हम भी सामने होंगे। कह रहा कि यदि मांग पूर्णतया बेलोचदार हो तब कर का संपूर्ण भार पड़ेगा। देखिए यहां आ गया ना, मांग पूर्णतया बेलोचदार हो, अभी मैंने बताया। तो किस पर पड़ेगा? किस पर पड़ेगा? विक्रेता पर, क्रेता पर, दोनों पर। तो इस पर पड़ेगा, इस बार किस पर? क्रेता पर। किस पर पड़ेगा? क्रेता पर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मांग बेलोच है। बेलोच मतलब कीमत कितने भी बढ़ जाए वो घटेगी नहीं, मांग घटेगी नहीं। जैसे इस समय शादी विवाह का माहौल चल रहा है, निश्चित तौर पे डाल देना है, शेरवानी खरीदनी है, सूट खरीदना है, तो इसकी कीमत ज़्यादा भी हो रही है तो भी आपको कहीं ना कहीं गहना आभूषण खरीदना ही है, ठीक है। क्योंकि डाल चढ़ाना है तो आभूषण खरीदना है। गाड़ियों की कीमत कितनी बढ़ जाए तब भी आपको 2 चक्का 4 चक्का जो सामर्थ्य है वो दे रहे हैं। साइकिल का जमाना तो नहीं रहा।
कह रहा है कि वह कर जो वस्तु के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है। वस्तु के मूल्य पर कौन सा कर प्रभाव नहीं डालेगा भाई? चुंगी, आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क। देखिएगा, चुंगी की अगर बात करें तो ये भी कोई गाड़ी माल लाद के आ रही है, अगर वहां से कोई मार्केट से गुजरते समय उससे चुंगी वसूली जाती है, तो जो चुंगी वसूली जाएगी वो भी लागत में जोड़ ली जाएगी, ठीक है, उस माल के खर्च में जोड़ लिया जाएगा। जो बिक्री कर है वो भी जोड़ लिया जाएगा, जो सीमा शुल्क सीमा पर लिया गया वो भी जोड़ लिया जाएगा, लेकिन आयकर ये नहीं जोड़ा जाएगा। आयकर क्या है? ये प्रत्यक्ष कर है, ये इनकम पर लगता है, ये किसी मूल्य को घटा बढ़ा नहीं सकता। जबरदस्त क्वेश्चन। आगे देखिएगा, एक फिगर दिया गया है, ये नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूं, चटक हमारे यहाँ कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और ये एक रेखा है ऐसे, जो कर को क्या कर रही है, बता रही है। कह रहा है कि कौन सा कर है। मैं आपको बता दूं, यह प्रगतिशील कर और किसका, आनुपातिक कर का मिश्रण है। प्रगतिशील कर और आनुपातिक कर का मिश्रण है, और इस कर को कहते हैं अधोगामी कर। क्या कहते हैं? अधोगामी कर, ठीक है। अंग्रेजी की बात अगर करें तो इससे कहेंगे डिग्रेसिव कर, डिग्रेसिव कर, ठीक है, डिग्रेसिव। डिग्रेसिव कर, ठीक है। यहां तक ये वाला हिस्सा प्रगतिशील का है, प्रगतिशील का है, और ये वाला कर आनुपातिक कर का है, आनुपातिक कर, ठीक है। दोनों का मिला हुआ जो भारत की कर प्रणाली भी इसी तरह की है। कुछ दूर तक 30% कर स्लैब देखेंगे तो 30% तक बढ़ता जाता है, और 30% के बाद सबका सभी प्रकार की आय पर 30% हो जाता है। तो भारत की कर प्रणाली क्या है? अधोगामी टाइप की है। कैसी है? अधोगामी, ठीक है। इस पे कर की दर ये दिखाई गई, क्या दिखाई गई? कर की दर। अब मैं आपको यहां बता दूं प्रगतिशील कर क्या होता है। प्रगतिशील कर क्या होता है? जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे यदि कर की दर बढ़ती है तो उसे हम प्रगतिशील कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे 100 रुपया आय थी तो 5% कर लग रहा था। 100 रुपया मत करिए, ऐसे करिए, हाँ, 10,000 आय थी, 5%, 20,000 आय हो गई तो कितना? 10%। 30,000 आय हो गई, कितना? 30,000 आय हो गई तो 15%। आप क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ रही है। तो ऐसे कर को कहेंगे कैसा कर? प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर, समझ में आ गया होगा। ऐसे कर को क्या कहेंगे? प्रगतिशील कर। इसका जब ग्राफ बनता है, देख लीजिएगा, ग्राफ इसका बनता है, ये ऐसे चढ़ता जाता है, ये प्रगतिशील कर का ग्राफ है। यदि आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर स्थिर रहे, मतलब अगर यही है, देखिए यही है 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है, आय बढ़ रही है लेकिन कर की दर सब पे कितना है? 5%, 5%, 5%। तो इसे हम कहते हैं आनुपातिक कर। मतलब इसमें कर की दर क्या होती है? स्थिर रहती है, कर की दर नहीं बढ़ती है। इसका जब ग्राफ बनता है तो इस तरह से बनता है जो आप इसमें देख रहे हैं। समझ में आई बात? एक होता है प्रतिगामी कर। कौन सा कर होता है? प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर मतलब उल्टा। ये 10,000 आय है आपकी, 20,000 है, एक ही पर सब समझा दे रहे हैं, कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा, ठीक है। इसमें क्या है? उल्टा चले, मतलब 10,000 पर 15% लिया जाए। आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर क्या हो? घटे। आय बढ़ने के साथ कर की दर घटे। ये क्या होता है? ज्यादा कमाने वाले को प्रोत्साहित किया जाता है इसमें कि अधिक आय बढ़ा लीजिए, आपको कर नहीं देना पड़ेगा, जितनी कम आय रहेगी उतना ज्यादा कर देना पड़ेगा। ये
हालांकि भारत के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, ये पूंजीवादी देशों के लिए ज्यादा सही माना जाता है। ये है आपका प्रतिगामी, क्या है, प्रतिगामी कर प्रणाली। इसका ग्राफ कैसे बनता है, नीचे की तरफ गिरता हुआ बनता है, ठीक ना जी। तो इस तरह से आपके ये चारों कर हो गए, चारों के ग्राफ हो गए, चारों का मतलब हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। आगे चलिए, हाँ, इस प्रश्न का जवाब तो दे लीजिए, अधोगामी। कौन सा कर है, अधोगामी, ठीक। आगे देख लीजिएगा, अगला प्रश्न आपका है, इसमें वीडियो चला लो। अगला प्रश्न है, यदि सभी करदाताओं को अपनी आय को 10% कर के रूप में भुगतान करना पड़ता, अपनी आय का 10% भुगतान करना पड़ता है, अपनी आय का कितना प्रतिशत, यदि सभी करदाताओं को अपनी आय का 10% भुगतान कर के रूप में करना पड़ता हो तो यह कौन सी कर प्रणाली। अभी मैंने समझाया, जल्दी से जवाब दीजिए, तो जल्दी से जवाब दीजिए। यह है आनुपातिक। कर की दर जब स्थिर है तो कौन सी कर प्रणाली है, आनुपातिक कर की दर, क्योंकि सभी पर 10% है। आगे कह रहा है, यदि कर की दर सभी आय वर्गों के लिए समान हो तो वह, फिर वही क्वेश्चन घूम के पूछा है, ठीक है, वही क्वेश्चन क्या किया, घुमा के पूछा है, ठीक। मैंने कहा नहीं कि सभी तरह के प्रश्नों को मैं क्लियर कर दूंगा। कर की दर स्थिर है तो आनुपातिक, कर की दर स्थिर है तो आनुपातिक। कुछ दबा क्या जी, ब्लर आ रहा है। वो रिमोट दो। ठीक है। जब कोई छोटा सा भी कीड़ा चला जाता है तो उसका सिस्टम पूरी तरह से दिक्कत में आ जाता है। आइए अगला कह रहा है कि ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, आय बढ़ने के साथ साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, वह कौन सा कर होगा। ठीक है, देखिएगा, ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ साथ आय का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है उसे हम कहते हैं, आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर किस में बढ़ती है, तो वह कर होता है प्रगतिशील कर। कौन सा, प्रगतिशील। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, कर की दर भी बढ़ती जाती है। आगे प्रतिगामी कर वह कर कहलाता है जिसमें कर की दर कर आधार में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। ठीक है, प्रतिगामी है ना, उल्टा चलेगा, क्रमशः बढ़ती जाती नहीं, क्रमशः घटती जाती है, यही सबसे सही है। ठीक है, प्रतिगामी, कर आधार बढ़ रहा है तो कर की दर घट रही, विपरीत चलता है ये। ठीक है ना जी। निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकारें, ये राज्य सरकारें हैं, ठीक है, क्या है, राज्य सरकारें ही लगा सकती हैं। कौन सा कर केवल राज्य सरकारें ही लगा सकती हैं, यह देखिएगा, मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ठीक, तो जो भू राजस्व होता है, कौन सा राजस्व होता है, भू राजस्व, संपत्ति, आय, आयात निर्यात, ये केंद्र सरकार भी लगाती है, लेकिन भू राजस्व जो है वह कौन लगाता है, केवल और केवल राज्य सरकार लगाती है, केवल और केवल राज्य सरकार। आगे बढ़िए। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। वही क्वेश्चन है, उलट कर पूछा गया, वही क्वेश्चन है, क्या है, उलट कर पूछा गया। ध्यान दीजिए, सीमा कर केंद्र सरकार का है, निगम कर केंद्र सरकार का है, आयकर भी केंद्र सरकार का है, लेकिन भू राजस्व कर ये राज्य सरकार का है। ये तीनों किसके हैं, ये केंद्र सरकार के हैं। ठीक है, तो आप कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, यह है राज्य सरकार। बस आप क्या करिए, जुड़िए किससे, एग्जाम टाइम एकेडमी। ठीक है, हाँ, आ रहा हूं मैं लगभग 1 मई से आपकी टेस्ट सीरीज लेकर, जिसको एग्जाम के 2 दिन पहले तक अगर आप सभी सीरीज करते रहे तो निश्चित तौर पे आप सफलता के बहुत करीब होंगे। ठीक है, करीब नहीं होंगे, सफलता मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, कर अपवंचन का अर्थ है,
गैर कानूनी तरीके से कर का भुगतान न करने का प्रयास, बचत के माध्यम से कर बचाने का प्रयास, कानूनी तरीके से कर भुगतान से बचने का प्रयास, इनमें से सभी कर अपवंचन। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, कर अपवंचन की बात कर रहा है। ये शब्द क्या है? चुराना। अपवंचन मतलब होता है एक तरह से चुराना, कर चुराना। कैसे? गैर कानूनी तरीके से कर का भुगतान ना करना कर अपवंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? कर अपवंचन। ठीक है। हाँ, निम्न में से किसे अग्रगामी कर बनाया जा सकता है? निम्न में से किसे अग्रगामी कर बनाया जा सकता है? किसे बनाया जा सकता है? कर, पहली बात कर 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 बहुत देर से हो रहा। कर मतलब होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स। जो लोग अंग्रेजी वाले हैं वो भी जाने, कर मतलब होता है टैक्स। और कर या टैक्स वह अनिवार्य अंशदान है जिसके बदले में प्रत्यक्ष रूप से हमको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन देना जरूर पड़ता है। जैसे आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, उस पर टैक्स लग रहा है। आपकी आय अगर टैक्सेबल है, हालांकि इस वर्ष 2025 में, ठीक, किसमें? 2025 में 12 लाख अगर आपकी वार्षिक आय है तो नया कर स्लैब जो है कर से मुक्त कर दिया है, जिससे मिडिल जो सरकारी नौकरी में आने वाले हैं उनको थोड़ा राहत मिल गई है। ठीक है ना जी। यही कह रहा है कि अग्रगामी कर बनाया जा सकता है। किसको अग्रगामी कर बनाया जा सकता है? जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, ये जो है ऐसा कर को अग्रगामी बनाया जा सकता है जिसको टाला जा सके, जिसको टाला जा सके। तो देखिएगा, जो कर आयकर को टाला नहीं जा सकता है, आयकर टाला नहीं जा सकता है, उसी तरह से संपत्ति कर को भी नहीं टाला जा सकता है। ठीक है। और अगर आप सही से विश्लेषण करेंगे तो निगम कर भी नहीं टाला जा सकता है, कारपोरेट टैक्स। लेकिन उत्पाद कर, इसको कुछ हद तक टाला जा सकता है। उत्पादन पर जो कर लगेगा उसको आप वस्तु के दाम में ले सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है। उत्पादन कर, इसका जब आप देखेंगे घटना चक्र में तो इसको हल नहीं दिया, इसका हल नहीं दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको इसका हल निकल कर मिल जाएगा। ठीक है ना जी। हाँ, आगे देखिएगा, कह रहा है कि करापात, करापात और कराघात दो चीज होता है। करापात मतलब होता है कर का अंतिम भार, कर का अंतिम भार। और करापात, कराघात का मतलब होता है कर केवल लगा है जिस पर उसके, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से वहन नहीं करेगा। घात मतलब कंधे पर चढ़ा है। घात कैसे होती है? जैसे 8 के घात अगर 5 लिखना है तो ये 5 8 के ऊपर चढ़ा है, कंधे पे बैठा हुआ है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये हरदम बैठा रहेगा, कहीं न कहीं ये उतारेगा। समझ में आई बात? तो करापात मतलब अंतिम रूप से जो कर का वहन करे उसे करापात कहते हैं, और जो कर को ढोए, जिस पर कर लगे, उसे कराघात कहते हैं। जैसे वस्तु कंपनी बना रही, ये मार्कर, ये टीवी जो सामने चल रहा है, आप जिस पेन से लिख रहे हैं, आप जिस कॉपी पर लिख रहे हैं, वो सब पे जब कंपनी पर कर लगा होगा तो वह कर कंपनी तो वहन की होगी, लेकिन वह उसके दाम में जोड़ देगी। तो अंतिम रूप से जो कॉपी का प्रयोग आप कर रहे हैं वह उसमें टैक्स लगा हुआ वो दे रहे हैं। तो कराघात तो किस पे हुआ? कंपनी पर हुआ। लेकिन करापात किस पर हुआ? आप पर हुआ, क्योंकि आप वो चीज प्रयोग कर रहे हैं। तो कह रहा अंतिम करदाता पर, प्रथम करदाता पर, मध्यवर्ती नहीं, अंतिम करदाता पर। ठीक है, अंतिम करदाता। समझ गए ना जी? ठीक है। आगे कह रहा है कि उपकर होता है। उपकर किसी कर पर अधिभार, विलासी वस्तुओं पर एक अतिरिक्त कर, आय प्राप्ति का अस्थायी कर, एक कर जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या हो? खर्च की गई हो। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर इस पे ध्यान नहीं गया है, जान लीजिए ये प्रश्न पूछा गया था और मेरा गलत हुआ था पहली बार, क्योंकि मैंने ये नहीं ध्यान दिया था। तो देखिए, उपकर होता है एक
कर जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य से खर्च की जाए। जब किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर कोई कर लगाया जाता है तो उसे हम उपकर कहते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा में कोई सुधार करना है तो उस शिक्षा के लिए अगर कोई 1-2 रुपया कर लगा दिया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उपकर कहते हैं। आगे कह रहा है व्यय कर, एक्सपेंडिचर लगाया जाता है, व्यय कर लगाया जाता है किस पर, व्यक्ति उपभोग संबंधी व्यय पर, होटल में ठहरने, भोजन, शराब आदि मदों पर किए गए खर्च, विलासिता की वस्तुओं की खरीद पर, अस्थायी परिसंपत्तियों पर, अस्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय कर। बताइएगा कौन सा है ये, किस पर लगाया जाता है? तो मैं बता दूं कि जो व्यय आप करते हैं, अगर होटल में ठहर रहे हैं, भोजन शराब आदि की मदों पर खर्च कर रहे हैं तो इस पे सरकार क्या करती है, व्यय कर लेती है कि ये जो पैसा आप व्यय कर रहे हैं ये आवश्यकता नहीं है, ये आप मस्ती के लिए खर्च कर रहे हैं। जब आप रूम में बैठकर, कमरे में बैठकर उतना ही पैसा खर्च कर रहे होंगे जितना आपको घर से मिल रहा होगा, किसी को 5,000, किसी को अधिकतम 7,000, तो आप जरूरी वस्तुओं को खरीदने में पैसा खर्च कर रहे होंगे। वही जब नौकरी मिल जाएगी तो बिना मतलब की चीजें खर्च होंगी। ठीक है, कहीं होटलबाजी होगी तो कहीं पार्टी होगी तो कहीं कुछ, तो इस पर जो कर लिया जाता है उसे हम कहते हैं व्यय कर। क्या कहते हैं, व्यय कर। ठीक है ना जी। आगे कह रहा है जब किसी कर का कराधान एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है तो वह कर कहलाता है। बहुत अच्छा। कराधान, कराधान मतलब कर लगाना, कर का आधान करना। जैसे अनुसंधान मतलब होता है स्थापित करना, बाण अनुसंधान मतलब बाण को लगाना। कराधान मतलब कर जिस पर लगाया जाए, करापात भी वही वहन करे, तो ऐसा कर कहलाता है प्रत्यक्ष कर। कौन सा कर, प्रत्यक्ष कर। जैसे आयकर, आयकर क्या है, जिस पर लगेगा वही उसको वहन करेगा और अंतिम रूप से भी वही वहन करेगा, किसी पर वह टाल नहीं सकता। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आयकर। आगे कह रहा कि जब करापात प्रथम अदा करने वाले पर ही रहता है तो उसे कहते हैं, प्रथम अदा करने वाले पर ही रह जाए करापात, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर। क्या कहते हैं, प्रथम। पूछने का तरीका अलग हो गया है, बाकी कर क्या है वही है। समझ गए बात? क्योंकि नहीं, आप पे कर लगाया गया और आप ही प्राथमिक रूप से दे रहे हैं और अंतिम रूप से भी आप ही देंगे, तो ऐसे कर को कहते हैं कौन सा कर, प्रत्यक्ष कर। समझ गए बच्चे? हाँ, क्योंकि सामने बच्चे भी बैठे हैं 2-4, 5 जो तैयारी करते हैं, तो उनसे पूछ देना होता है कि समझ रहे हैं कि नहीं। आप तो भाई, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता उम्र में हमसे बड़े भी हों, ठीक है। ये और बात है कि नौकरी पाना अपनी जगह है, तैयारी आप हमसे पहले से कर रहे हों, थोड़ी सी कमी के कारण आप वहां बैठे हैं और थोड़ा सा मैं वही कमी को दूर कर लिया तो यहाँ बैठा हूं, बाकी आप हमसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, ठीक है ना जी। तो आप इस बार अपनी कमी को दूर करिए और एग्जाम में एक पद अपना सुनिश्चित करिए। कह रहा है कर की मात्रा की तुलना में कीमतों में वृद्धि कम होती है जब, कर की मात्रा की तुलना में कीमतों में वृद्धि कम होती है जब फर्म लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही होती है, फर्म लागत समता नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही होती है, फर्म लागत ह्रास नियम के अंतर्गत काम कर रही होती है। ठीक है, बहुत ही टेक्निकल टाइप का प्रश्न है, जल्दी इसका जवाब दीजिएगा, देखें कितने लोग जवाब दे पाते हैं। कर की मात्रा की तुलना में कीमतों में वृद्धि कम होती है जब कर लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है, लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है, ठीक है, या फर्म लागत समता नियम या फर्म लागत ह्रास नियम के कारण। तो इसका पहला आंसर, जब फर्म लागत वृद्धि के नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है, ठीक है, जितना लागत लग रहा है उत्पादन उससे ज्यादा हो रहा है, तो करों के कारण कीमत में ज्यादा वृद्धि नहीं होती। आगे कह रहा है निम्नलिखित वर्गीकरण में से मनोरंजन कर का संबंध स्पष्ट कीजिए। मनोरंजन कर का संबंध स्पष्ट कीजिए। केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष आय स्रोत
केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष आय स्रोत, केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष आय स्रोत, राज्य सरकार का प्रत्यक्ष आय स्रोत या राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष आय स्रोत। जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से दीजिएगा जवाब। ठीक है, तो ये मैं बता दूं मनोरंजन कर का संबंध किससे है? राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष आय के स्रोत से है। ठीक है, मनोरंजन कर प्रश्न 19। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रो सिराज के करारोपण के नियमों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, आधिक्य, मितव्ययता, अनुमोदन। 20वां, जल्दी बताइएगा। हाँ, 20वें प्रश्न का जवाब क्या है? तो देखिएगा, आधिक्य तो है, लोच भी है, मितव्ययिता भी है, अनुमोदन नहीं है। क्या अनुमोदन नहीं है? यदि किसकी बात करें? सिराज की बात कर रहा है ये। यदि इसी में पूछ देता क्या स्मिथ का कल बताया गया था। ठीक है, क्या है? समता, निश्चितता, सुविधा और मितव्ययिता। समता, निश्चितता, सुविधा और मितव्ययिता, ये एडम स्मिथ का है। और यदि किसका? एक है बैस्टविल, 2 सिद्धांत, उत्पादकता का सिद्धांत और लोच का सिद्धांत दिए हैं। फिलहाल इसका जो अनुमोदन नहीं हो। आगे देखिए, कह रहा है कि प्रतिगामी करारोपण कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव डालता है। प्रतिगामी करारोपण कार्य करने की क्षमता पर क्या प्रभाव डालता है? अनुकूल की प्रतिकूल? प्रतिगामी कर कार्य करने की क्षमता पर अनुकूल प्रभाव डालेगा कि प्रतिकूल? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो ये कार्य करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कैसा? प्रतिकूल प्रभाव। आगे, हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर सुधारों के पीछे भारत में उद्देश्य रहता है विस्तृत कर आधार प्राप्त करना, अधिक अच्छा प्रशासन सुनिश्चित करना, कर अनुपात को विवेकपूर्ण करना। उपयुक्त सभी 22 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो विस्तृत कर का आधार प्राप्त करना ये भी है, अधिक अच्छा प्रशासन सुनिश्चित करना ये भी है, कर अनुपात को विवेकपूर्ण करना ये भी है, यानी उपयुक्त सभी है। उपयुक्त सभी है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कर को प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता? आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर और उत्पाद कर। जल्दी से बताइए। ये भी अच्छा कर है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्रश्न है। आयकर ये प्रत्यक्ष कर है पूर्ण रूप से, उपहार भी पूर्ण रूप से, संपत्ति। ये उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है, ये प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए इसको टाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसको टाला जा सकता है। उस प्रश्न के जवाब में कह रहे भारत सरकार की समस्त कर आय में प्रत्यक्ष करों का योगदान लगभग कितना है? ठीक है, प्रत्यक्ष करों का योगदान लगभग कितना है? तो प्रत्यक्ष करों का योगदान सर्वाधिक है। अब कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये अभी वर्तमान का करंट जब देखेंगे तो हम आपको क्या करेंगे, निश्चित रूप से बता देंगे। हमको ये पता नहीं था कि ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, चलिए इसको करंट के हिसाब से, इस प्रश्न का आंसर जब ये पूछा गया तब तो 40 था, लेकिन वर्तमान में क्या है ये स्पष्ट कर देंगे। एक क्लास हम आपको लेने वाले हैं किस पे? बजट पे, 2025-26 के बजट। वर्तमान में क्या है इसको आप पता करके बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है? केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है। यह भी प्रश्न जबरदस्त है। देखिए, सेवाओं पर कर, आय कर, अधिभार, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। तो सेवाओं पर जो कर लिया जाता है इसको राज्य सरकारों के द्वारा बांटा जाता है। ठीक है ना जी। आगे कह रहा है कि किसी कर का अंतिम आरामदायक स्थान है? करापात, कर विवर्तन, कराघात। तो करापात, क्योंकि इससे आगे नहीं बढ़ेगा और जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे तभी तो आप आराम में रहते हैं। ये उस स्थिति से प्रश्न पूछ लिया गया। कब क्या पूछ दे कोई गारंटी नहीं है। कह रहे निम्नलिखित करों में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है। देखिएगा, आयकर प्रत्यक्ष कर है, मृत्यु कर ये भी है, संपत्ति कर। बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। आगे कह रहा है
कि निम्नांकित चित्र में कर की राशि की माप किससे की जा सकती है? कर की राशि की माप किससे की जा सकती है? डी वक्र से, यश वक्र से, यश डैश वक्र से या यश डैश वक्र से एवं यश वक्र से। 28 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें दो है, यश डैश और यश, तो इस प्रश्न का जवाब ये, यानी इससे भी मापा जा सकता है, इससे भी मापा जाएगा, यश डैश और यश वक्र दोनों से। क्लियर। आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर के संबंध में सही है? कर एक अनिवार्य भुगतान है, ये तो सही है। कर तथा फीस दोनों ही अनिवार्य भुगतान है, फीस नहीं अनिवार्य भुगतान है, ठीक है। कर एक ऐच्छिक भुगतान है, नहीं, कर तथा फीस दोनों ऐच्छिक भुगतान, पहला ही सही है। कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले में हमको कोई सेवा प्राप्त नहीं होती, ठीक है। मूल्य वर्धित कर स्वरूप है विशिष्ट तथा प्रत्यक्ष कर का, विशिष्ट तथा अप्रत्यक्ष कर का, मूल्यानुसार तथा प्रत्यक्ष कर का, या मूल्यानुसार तथा अप्रत्यक्ष कर का। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, जल्दी बताइए। मूल्य वर्धित कर क्या है? तो मूल्य वर्धित कर मूल्यानुसार तथा अप्रत्यक्ष कर है। मूल्यानुसार तथा अप्रत्यक्ष कर है भाई, मूल्यानुसार तथा अप्रत्यक्ष कर, मूल्य वर्धित कर। आगे टोबिन कर संबंधित है उपहार व दान से, उद्यमियों द्वारा अर्जित आय से, विदेशी मुद्रा हस्तांतरणों से, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यय हेतु राज्य की वसूली। ये भी प्रश्न शब्द से याद रखिएगा, किससे? शब्द से याद रखिएगा। टोबिन टैक्स, टोबिन टैक्स किस पे लगता है? विदेशी मुद्रा हस्तांतरणों पर, विदेशी मुद्रा के लेन देन पर कौन सा टैक्स लगता है? टोबिन, एक अर्थशास्त्री का नाम है, ठीक। आगे कह रहा टोबिन टैक्स लगाया जाता है निर्यात पर, आयात पर, विदेशी विनिमय के लेन देन पर, अभी बताया गया टोबिन टैक्स। आगे है यदि आय स्तर बढ़ने पर कर का आय से अनुपात बढ़ता है तो वह कौन सा कर है? यदि आय स्तर बढ़ने पर आय अनुपात भी बढ़े तो उसे हम कहते हैं प्रगतिशील कर। कौन सा कर? प्रगतिशील कर। आगे निम्नलिखित में से किसने व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? व्यय कर, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। व्यय कर लगाने की बात कौन किया था? तो व्यय कर लगाने की बात काल्डोर ने किया था। कौन ने, किसने किया था? काल्डोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आ सकता है, आ तो बहुत कुछ सकता है, ठीक है। कह रहा कि व्यय कर लगाने का सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? यन काल्डोर, भी इन्हें कहते हैं यन काल्डोर, ठीक है। आगे गर्मियां बढ़ रही हैं और चूंकि आवाज ना जाए आप तक, आप आराम से सुन पाए, इसलिए गर्मी में होते हुए भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी जान लीजिए इसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है, केवल आपको जगाने के लिए इतनी मशक्कत की गई है, ठीक है ना जी। नहीं तो आप जान सकते हैं टीचर के पास कितनी व्यवस्था होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली आय की असमानताओं को कम करती है? आय की असमानताओं को कौन सी कर प्रणाली कम करेगी? प्रतिगामी, प्रगतिशील, आनुपातिक। 36 नंबर का जवाब दीजिएगा। टेक्निकल प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? टेक्निकल प्रश्न है। तो जान लीजिएगा ये प्रगतिशील कर है, जो जितना कमाए उतना अधिक टैक्स दे, तो उसे हम कहते हैं, इससे आय की असमानता दूर होगी। जो जितना ज्यादा कमाए उतना ज्यादा टैक्स दे, जो जितना कम कमाए उतना कम टैक्स दे। करारोपण का निम्न में से किस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा? कार्य करने तथा बचत करने की योग्यता पर, कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर, आय के वितरण तथा असमानता को कम करना, रोजगार में वृद्धि। 37 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा, और जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। आय के वितरण में असमानता कम करना, करारोपण का सबसे प्रमुख यही है कि ज्यादा अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांटती है, गरीबों के लिए योजनाएं लाती है, ठीक है ना। ये एक तरह से असमानता कम होती है। कह रहा है कि कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। टीजीटी पीजीटी की जान है ये। टीजीटी पीजीटी की क्या है? जान है। जल्दी से बताइएगा इसका सही क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही होगा चलैया समिति। कौन समिति? चलैया कमेटी या समिति।
कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन हुआ? 6 समिति का। ठीक है जी। चलिए, कब आई थी ये? 1991 में। 1991 में आई थी। ठीक है, नरसिम्हा राव जिस समय प्रधानमंत्री थे। कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है कंपनी के लाभ पर, वस्तुओं पर, संपत्ति पर, व्यक्तिगत आय पर। कौन सा कर? कौन सा कर? देखिए, फिर वही ब्लर की समस्या हो जा रही। क्यों भाई? अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है किस पर? ठीक, सही हुआ, कोई कीड़ा आ गया होगा। ठीक, अप्रत्यक्ष, जल्दी बताइए। देखिएगा, अप्रत्यक्ष कर किस पे लगाया जाता है? वस्तुओं पर लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? वस्तुओं पर। क्लियर? कह रहा है कि करापात विक्रेताओं तथा क्रेताओं के मध्य वितरित होता है मांग की लोच के अनुसार, पूर्ति की लोच के अनुसार। दो क्रेताओं के मांग की पूर्ति की लोच के अनुपात में। मांग की पूर्ति की लोच के अनुपात में। प्रश्न नंबर 40। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, मांग की लोच के अनुसार भी आप कह सकते हैं, और सबसे सटीक मांग तथा पूर्ति की लोच के अनुपात में। दोनों के बीच क्या अनुपात है, उससे कर दोनों के बीच बंटेगा, चाहे क्रेता हो चाहे विक्रेता हो। वैट लगाया जाता है उत्पादन के प्रथम स्तर पर, सीधे ही उपभोक्ता पर, उत्पादन के अंतिम स्तर पर, उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के मध्य स्तरों पर। 41वें का जवाब दीजिएगा। और आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक क्या, कि यही कर, ये जब से बैट इसके जगह पे हो गया, बैट के जगह पे जीएसटी फिर आया, एकदम सत्यानाश। जीएसटी किस पे लग रही है? अंतिम रूप से हर व्यक्ति अंतिम उपभोक्ता पर डालता चला जा रहा है। फिलहाल इसका जवाब तो क्या होगा? उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच समस्त स्तरों पर वैट लगाया जाता था। इसमें तो गलीमत थी। मूल्यवर्धित कर पर्यावर्त कर से अलग है, क्योंकि मूल्यवर्धित कर, इनमें कर आधार से सामग्री की लागत घटाई जाती है, उत्पादन की अंतिम अवस्था में एकत्र किया जाता है। कर की दर पर्यावर्त कर की दर से कम होती है। इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब आप दीजिए। किसका? 42 का। ठीक है, तो आप देखिएगा, इसमें कर आधार से सामग्री की लागत घटाई जाती है। ए ऑप्शन सही है। मूल्यवर्धित कर, ध्यान से देखिए, इसमें कर आधार से सामग्री की लागत क्या की जाती है? घटाई जाती है। अगला प्रश्न, कर अपवंचन से तात्पर्य। अभी ये प्रश्न आया था, पहला ही सही है। ठीक है, आगे। लैफर वक्र का संबंध दर्शाता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। लैफर को आप जरूर पढ़े होंगे। लैफर वक्र क्या बताता है? ठीक है, बढ़ी कर दरों तथा बढ़ी आय, कम कर दरों तथा और बढ़ी आय, कम कर दरों और कम आय, बढ़ी कर दरों और कम आय। तो इसका दूसरा सही है। कम कर दरों और बढ़ी आय के बीच संबंध दिखाता है कौन सा वक्र? लैफर वक्र। कौन सा वक्र? लैफर। आगे, कर कीमत में जुड़ जाता है जब। कर कीमत में कब जुड़ जाता है? जब मांग अत्यधिक बेलोचदार हो। ये मांग अत्यधिक क्या हो? बेलोचदार होती है, तो कर कीमत में क्या होता है? जुड़ जाता है। कर कीमत में जुड़ जाता है। देख लीजिएगा, कर कीमत में जुड़ जाता है जब मांग अत्यधिक बेलोचदार हो। कर कीमत में जुड़ जाता है, कर वस्तु की कीमत में जुड़ जाता है। भाई, घटना चक्र इस प्रश्न को क्या किया है? गलत आंसर दिया है। क्या गलत आंसर दिया है? इसका आंसर उसने बी दे दिया है और सी आंसर होना चाहिए। आप वहां सही कर लीजिएगा अगर किसी के पास घटना चक्र होगी तो। ठीक है ना जी? हाँ, बाकी सभी किताबें सही दी हैं और मेरा कॉन्सेप्ट भी सही है। ठीक, करा उपयुक्त चित्र में
कौन सा कर प्रदर्शित किया गया है? उपयुक्त चित्र में कौन सा कर प्रदर्शित किया गया है? प्रत्यक्ष कर, आयात शुल्क, संपत्ति कर या अप्रत्यक्ष कर? जल्दी से बताइएगा कि कौन सा कर दिया गया है। तो ये जो चित्र है ये अप्रत्यक्ष कर का है। कौन से कर का? अप्रत्यक्ष कर का। गुड्स और प्राइस दिया है, वस्तुओं की कीमतें अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आती हैं। आप ग्राफ पाई चित्र पे मत जाइएगा। कह रहे भारत जैसे देश में जहां बहुत सारे लोग अपनी वास्तविक आय को छिपा ले जाने में सफल रहते हैं, वहां निम्न में से किस कर में वृद्धि सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित होगी? बिक्री कर, सेवा कर, आयकर या संपत्ति कर? जल्दी से बताइए कि जहां करों की लोग ज्यादा से ज्यादा चोरी कर जाते हैं, ठीक है, वहां किस प्रकार का कर लगाना चाहिए? तो वहां लगाना चाहिए संपत्ति कर। कौन सा कर? संपत्ति। खेत बाड़ी, दर दुकान, ये जो संपत्ति कही जाती हैं ये कहाँ चुरा लेंगे? कह रहा भारत में वैट लागू किए जाने की सिफारिश की गई थी। भारत में वैट किसकी सिफारिश पर लागू हुआ था? देख लिए, इस तरह के प्रश्न भी अगर पूछ लिए जाएं तो आप घबराइएगा मत। झा कमेटी, किस कमेटी के द्वारा? झा कमेटी, ठीक है, 1976 में एल.के. झा कमेटी बनी थी। एल.के. झा। आगे कर सामान्यतः करारोपण में समानता के सिद्धांत को किसके द्वारा संतुष्ट माना जाता है? समानता करारोपण में समानता के सिद्धांत को किसके द्वारा संतुष्ट माना जाता है? 49 नंबर का प्रश्न है ये, जल्दी बताइएगा, ठीक है। समानुपातिक करारोपण, प्रतिगामी करारोपण, प्रगतिशील करारोपण? कौन सा? प्रगतिशील। 49 नंबर प्रश्न, ठीक है ना जी। आइए, कह रहा है कि आनुपातिक कर प्रणाली में आय के सभी स्तरों पर समान दर से कर लगाया जाता। आनुपातिक आय के सभी स्तरों पर समान दर से कर लगाया जाता, पहला ही सही है। कह रहा है कि निम्न असंगत बताइए। आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री शुल्क, ठीक है। तो ये बिक्री शुल्क जो है सबसे अलग है। बिक्री शुल्क एकदम क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, बाकी लगभग प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। आगे कह रहा कि प्रत्यक्ष कर का प्रमुख उदाहरण है आयकर। प्रत्यक्ष कर का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। प्रमुख उदाहरण कौन सा कर है? जल्दी से बताइए, एकदम जबरदस्त टाइप का प्रश्न है, ठीक है। तो आयकर जो है एकदम प्रत्यक्ष कर है, बाकी सभी अप्रत्यक्ष की श्रेणी में आ सकते हैं। आगे कह रहा है कि प्रगतिशील कर प्रणाली वह है जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की राशि भी बढ़े। आय की वृद्धि के साथ साथ कर की राशि समान रहे। आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर बढ़ती रहे। आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती रहे, इसी को कहते हैं प्रगतिशील कर, ठीक है। आगे आय की विषमताओं को कम करने में किस प्रकार का कर सहारा बनता है? आनुपातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी नहीं, प्रगतिशील कर सहारा बनेगा। 54 का सी। कौन सा? 54 का सी ऑप्शन, प्रगतिशील कर। सी बी के ध्यान में चले गया, जो नंबर लगाइएगा वही लगाइएगा। कह रहा है कर भार वितरण में सर्वाधिक समानता निम्न में से किसमें संभव? आनुपातिक करों द्वारा, इसका भी जवाब वही होगा, प्रगतिशील करों द्वारा, ठीक है। जब जब अमीरी और गरीबी के बीच की खाई पाटनी हो तो आप जानिएगा प्रगतिशील कर का यूज होगा। आगे भारत में मोडवैट प्रारंभ किया गया था। मोडवैट एक प्रकार का ये भी मॉडरेट वैट था, वैट के बाद आया था। कब आया था? क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब आप दीजिएगा। यह आया था 1986 में। कब आया था? 1986 में। आगे कह रहा है कि भारत में केंद्र सरकार के कर राजस्व के वर्तमान दो सबसे बड़े स्रोत, ठीक है। तो वर्तमान में दो सबसे बड़े जो स्रोत हैं वो आयकर है और जीएसटी है। जीएसटी 2025-26 प्लस आयकर, ठीक है। जीएसटी प्लस आयकर, जीएसटी प्लस आयकर। 57 प्रश्न का जवाब, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का क्या था? केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं निगम कर, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये है
वर्तमान, आप देख लीजिएगा बजट 2025-26। कह रहा है कि भारत में सेवा कर सर्वप्रथम लागू किया गया था। कब सेवा कर कब लागू किया था, जल्दी से बताइएगा। तो सेवा कर कब लागू किया था? 2001 में, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक। आगे कह रहा है कि वर्तमान में भारत में सेवा कर की दर, वर्तमान में भारत में सेवा कर की दर, ये भी क्या है देखना पड़ेगा, तब जानिएगा। फिलहाल ये प्रश्न जब पूछा गया था तब 2004 में, उस समय 10% थे, लेकिन जरूरत नहीं, वर्तमान वाली जानने की कोशिश करिएगा। क्या करना है? वर्तमान वाली 2025-26। वर्तमान में भारत में मूल्य वर्धित कर निम्नलिखित में से किन पर लागू होता? मूल्य वर्धित कर निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? 60 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त है। ठीक है, मूल्य वर्धित कर किस पे लागू होता है? देखिए कहीं दिया बिक्री कर पर, कहीं दिया है बिक्री कर, तो बिक्री कर पर लागू होता कौन सा कर? मूल्य वर्धित। कह रहे भारत की केंद्रीय सरकार को आय किस साधन से प्राप्त नहीं होती? व्यापार कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आय कर। 61 नंबर का जवाब दीजिए भाई। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो आप जान लीजिएगा कि भारत में व्यापार पर कर नहीं लगाया था, व्यापार कर से आय प्राप्त नहीं होती। ठीक है, आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक आय निम्नलिखित में से किस स्रोत से होती है? उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक आय किस स्रोत से होती भाई? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उसको होती व्यापार से। किससे होती है? व्यापार से। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख सार्वजनिक आय का स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य का सार्वजनिक प्रमुख आय का स्रोत क्या है? तो विक्रय कर है। क्या है? विक्रय कर। आगे वर्तमान में भारत में अधिकतम सीमांत आयकर की दर है। ठीक है, अभी तक तो 30% है। कितनी? 30%। अंतिम जो सबसे अधिक है वो कितनी है? 30% है। ठीक है, आगे है वर्तमान में भारत में अधिकतम सीमांत आयकर की दर है 30%। वही प्रश्न फिर से दोहरा दिया गया, इस समय भी 30 ही है। भारत में किस कर में से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? तो आयकर से। वर्तमान में भी यही सही है। कौन? वर्तमान। ठीक है, प्रश्न नंबर 66 का जवाब क्या? प्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर? तो आय अगर इसमें देखना, देखिए अगर टोटल इसमें देखना तो एक चीज और देख लीजिएगा, ये तो प्रत्यक्ष कर इसमें लगाइएगा, क्योंकि आयकर आपका प्रत्यक्ष में ही आता है। इस समय आयकर ही सबसे ज्यादा है और वो प्रत्यक्ष कर का भाग है, तो प्रत्यक्ष कर भी सही हो जाएगा। इस तरह से आपके लगभग 65 क्वेश्चन लगे थे। कितने? 65 क्वेश्चन। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सही हुआ आप ये भी बताइए, और कौन कौन से प्रश्न आपको नहीं समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। लगे रहिए, जमे रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। धन्यवाद सुनने के लिए। गुड नाइट।